स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कामयाब स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी है। 31/3/2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को निगमन से 10 वर्षों में से 3 क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए मैं ऐसा कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि और 1 वर्ष यानी 31/3/2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हूं। नव निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन। कतिपय घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नव निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। मैं धारा 115 ख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। तदनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का प्रकलन करते समय किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए मैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 1% की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लिए जाने का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन। यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है, जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुस्त दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि यदि किसी निर्धारित के मामले में कानून का एक प्रश्न किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है, तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारंबार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। आईएफएससी को आगे और बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं एतद द्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि अपतटीय व्युत्पन्नों लिखितों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी। अधिभार का यौक्तिकरण। वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य संविधाएं होती है जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ
कंसोर्शियम का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्शियम के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती है। ऐसे मामलों में इन एओपी की आमदनी पर 37% तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो अलग अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना से काफी अधिक है। तदनुसार मैं इन एओपी के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो 37% तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घ आवधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस कदम से स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।